नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में आज दो विषयों की चर्चा है। एक विषय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से एक बयान दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में होते तो अभी मुख्यमंत्री बन गए होते, बीजेपी में वे बैक बेंचर की तरह हैं। इस पर हालांकि बीजेपी ने चुटकी ली है और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि चलिए सिंधिया जी, जब कांग्रेस में थे तब आपने सोचा नहीं, अभी जो कांग्रेस में हैं राजस्थान में सचिन पायलट, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना के दिखा दीजिए। यानी नहले पे दहला। परंतु कांग्रेस की बाछें इसलिए खिल रही हैं प्रदेश में कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक पत्र लिखा है संगठन को, और बीजेपी संगठन के जो प्रमुख हैं बीडी शर्मा जी, उनसे ये कहा है कि प्रदेश को शराबबंदी की ओर बढ़ना चाहिए और शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसे लेकर सरकार दिक्कत में है। कोरोना पीरियड के चलते वैसे ही सरकार की हालत जो है वो ख़राब है, और ऊपर से उमा भारती जी का ये पत्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें दो खास मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं डीके जैन साहब, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखते नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है राकेश जी। राहुल गांधी आपके सबसे सीनियर नेता हैं इस समय, और उनने ये कहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहते तो मध्य प्रदेश के सीएम बन गए होते, बीजेपी में तो वो बैक बेंचर की तरह हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि राहुल जी के दिमाग में ये बात रही होगी, पहले कांग्रेस में क्या होता था, 2.5 साल के लिए सीएम बनाए जाते थे। जैसे श्यामाचार्य जी को चांस दिया, फिर सेठी जी को चांस दे दिया, ऐसे करके जिससे सभी को किया था। सर राहुल जी के दिमाग में ये हो कि हम 2.5 साल जी कमलनाथ जी चलवाएंगे, फिर सिंधिया जी को चांस देंगे इलेक्शन पर। ये चीज़ उनके दिमाग में रही होगी। लेकिन कहते कि जहाँ तक सिंधिया जी का सवाल है, वो इंतजार करने को तैयार नहीं थे किसी स्थिति में। और तीसरा क्या कहते कि इसके पहले भी ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कहते माधवराव जी ने विकास कांग्रेस बनाई, नरसिंह राव के टाइम हवाला कांड हुआ, चले गए, फिर आ गए कांग्रेस में। तो और जैसी एक चीज़ और है, चाहे कांग्रेस के लोग बीजेपी जाए, बीजेपी वाले उनको एडजस्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट, और बीजेपी वाली तरह उनको कांग्रेस नहीं कर पाती। कारण ये दोनों का संगठन और सब अलग चीज़ें हैं। उनका संगठन मजबूत है, ये बात कमलनाथ जी कई बार स्वीकार कर चुके हैं। उनके मुकाबले वहाँ पर ना संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। पर यहाँ एक बात ये सामने आ रही है जी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी कांग्रेस को अभी भी खल रही है, और ख़ास तौर पर अभी जो उपचुनाव हुए उसमें 22 में से 15 सीटें वो फिर ले गए, वो भी तब जबकि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता विरोध कर रहे थे। उसके बाद भी सिंधिया जी अगर 15 सीटें निकलवा देते हैं जी, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका तो है ही। देखिए, आप उसमें सिंधिया जी ने बीजेपी का अपना भी वोट था, और साथ में सिंधिया का प्लस दोनों। उस कारण सिंधिया जी अकेले अपनी नई पार्टी बनाते और इतनी सीटें लाके बताते तो हम मानते कि सिंधिया जी का वहाँ पे हैं। गुना खुद हार गए सिंधिया जी अपना पार्लियामेंट इलेक्शन। फिर राहुल जी के मन में ये कसक क्यों उठ रही है कि यहाँ रहते तो ये होता? और नहीं, राहुल जी ने ये भी कहा कि वो आगे जाके वापस आ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, ये भी वो संकेत दे रहे हैं कि वो वापस भी आ सकते हैं। वो इसी कारण तो आपको नहीं लग रहा कि अभी भी मतलब दूरियां जो हैं वो उतनी नहीं है, कभी भी नजदीकियों में बदल सकती है? हाँ, उनकी दोस्ती है उन लोगों की। वो तो सिंधिया जी खुद ने भी कहा बीच अपने इंटरव्यू में कि हमारी बहुत सारी दोस्ती है, दोस्ती थोड़ी खत्म होती है क्या लगे। अब दोस्ती कब कहाँ काम आ जाए कह नहीं सकते, राजनीति है, कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैन साहब कि ये जो नए बयान आए हैं सामने, एक तरफ ज्योतिरादित्य जी ये भी खंडन कर रहे हैं कि अब बात ख़त्म हो गई, जब मैं था तब तो आपने ये सोचा नहीं, राहुल जी के बारे में वो ये कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें ऐसा लगता है कि ये राहुल गांधी जी की खींच है कि वो एक प्रकार से ज्योतिरादित्य जी की वो प्रलोभन देकर एक उनको एक मानसिक लालच या इस प्रकार का प्रलोभन देना चाहते हैं। वस्तुतः जब तक ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस में रहे, उनकी उपेक्षा होती रही, उनको पूरी तरह से अवॉइड किया गया,
राजनीतिक रूप से भी और दूसरे रूप से भी वो जब अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी समझने लगे, एक तरह से प्रताड़ित रहे, उनके फेस को आगे करके कांग्रेस ने चुनाव लड़ा उनका मुखौटा बनाकर, और फिर जब जीत गए तो उन्हीं को पीछे बैठा दिया। तो इन सब चीज़ों से दुखी होकर, उपेक्षित होकर सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी में उनको यथोचित सम्मान मिला हुआ है, राज्यसभा सदस्य बनाए गए हैं वो, और उनको यथा समय जितनी अपॉर्चुनिटी, अवसर होंगे वो दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई आपस में बंदर बांट है या लड़ाई झगड़ा है या अनुशासनहीनता, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये बात सच है कि सिंधिया जी का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आएगी तो निश्चित रूप से मीडिया में भी आएगी वो। नहीं, पर जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है, आपने देखा आज उत्तराखंड में जो है वो अचानक सीएम को बदला गया है। मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो क्या सिंधिया समर्थक और खुद सिंधिया जी किसी समझौते के तहत आए थे, या बीजेपी ने कहा था कि अगर आप आए तो आपको सीएम भी बनाया जा सकता है? जो भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उनकी थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ, वो पूरी की गई है, वो अंडरस्टैंडिंग पर अमल किया गया है। दूसरी बात ये कि ज्योतिरादित्य जी को सम्मान और पूरा अवसर है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये तो कांग्रेस का खोखलापन है, वहाँ नेतृत्व विहीनता दिखाई दे रही है, इसलिए राहुल गांधी जी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई दमखम बचा नहीं। पर राहुल गांधी जी की एक बात की तो आपको प्रशंसा करनी होगी कि वो जो उनकी पार्टी से छोड़ के जा चुका है उसके लिए भी सदहृदयता रखते हैं कि वापस लौट आएंगे सिंधिया जी, ऐसा लगता है उनको। तो आपको नहीं लगता कि इनोसेंट तो हैं राहुल जी? ये सहृदयता नहीं है, ये तो मैं कहूँगा कि एक पश्चाताप वाली बात है। उनको लग रहा है कि जब जहाँ थे तो उनका मान सम्मान नहीं किया, उनकी कदर नहीं की। इसी प्रकार आपको याद होगा कि जो घटनाक्रम चला था जब 2018 में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें आई, 114 सीटें आई, और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो राहुल जी तो सिंधिया जी के ही पक्ष में थे, परंतु सोनिया जी उस समय इसलिए मजबूर हो गई कि आपको भी पता है कि जो घटनाक्रम हुआ उस समय कमलनाथ जी का नाम आगे कर दिया गया और इनको पीछे धकेल दिया गया। उस समय दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी का गुट जो है वो आमने सामने आ ही गया था, आपको तो पता होगा सब। लेकिन परोक्ष रूप से तो नेतृत्व कमलनाथ जी के हाथ में दिया गया, और वो इस प्रकार से दिया गया कि अगले वर्ष तक 1 वर्ष तक उनकी घनघोर उपेक्षा होती रही। जिस प्रकार से दिग्विजय जी और कमलनाथ जी हावी रहे कांग्रेस संगठन पर और सत्ता पर, अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो क्या सिंधिया जी की उपेक्षा हो रही है या उनको हाथों हाथ ले रही है आपकी पार्टी? नहीं, सिंधिया जी का बराबर मान सम्मान है, उनका आदर है और उनके लिए पूरे अवसर हैं। आपको लगता है कि सिंधिया जी सिर्फ राज्यसभा सांसद बनने के लिए बीजेपी में आए होंगे, इतना बड़ा रिस्क लिया होगा, या और भी कोई इसमें कारण हो सकता है कि उन्हें केंद्र में मंत्री का पद दिया जाए या मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद दिया जाए? ऐसी भी कुछ डील है क्या? नहीं, इस प्रकार की कोई डील स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन जो भी उनके साथ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रही होगी उसको पूरा किया गया है, अभी भी पूरा किया गया और आगे भी किया जाएगा। देखिए ज्योतिरादित्य जी, बढ़िया बात आपने कही है। यहाँ मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा राकेश जी, ये जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसको बीजेपी धीरे धीरे पे कर रही है, पर आपको नहीं लगता कि कांग्रेस की एक छोटी सी गलती की वजह से या एक गुट की महत्वाकांक्षा की वजह से आपकी बनी बनाई सरकार जो है वो चली गई? देखिए, सिंधिया जी की जो एज है उसके हिसाब से कांग्रेस ने सिंधिया जी को बहुत दिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने, सेंट्रल मिनिस्टर रहे 8 साल तक। उसके बाद भी क्या कहते हैं कि, और जहाँ पिछला ये कहना, तो ये बताएं कमलनाथ जी को नहीं दिया क्या? नहीं, कमलनाथ जी को उनकी एज के हिसाब से दिया, उसके हिसाब से दिया। हाँ, कमलनाथ जी, देखिए ये तो तर्क आप इसलिए बेमानी लगता है कि सुन तो लीजिए, कमलनाथ जी का आपको भी पता है कितना जनाधार है, आपको भी मालूम है ना? मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं देखिए, आप 1980 में सुनिए, दर्शक अब 80 नहीं, मैं तो अभी जनाधार की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा सीटें किसने जिताकर दी थी? वो सिंधिया ही ग्रुप था। उसके बाद आपके दिग्विजय सिंह का ग्रुप था, फिर उसके बाद कमलनाथ जी का नंबर। ऐसा देखिए आप, छिंदवाड़ा, सिवनी वगैरह वहाँ के लोगों को लगा कमलनाथ जी सीएम बनेंगे,
वहाँ भी कांग्रेस की सीटें बढ़ी। ग्वालियर डिवीजन के लोगों को लगा, जो सिंधिया जी के समर्थक थे, उन्हें प्रचार किया कि सिंधिया जी सीएम बनेंगे, तो ग्वालियर डिवीजन में भी हमारी सीटें बढ़ी। सीटें सब जगह से बढ़ी थी कांग्रेस की, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह से कांग्रेस सीटें बढ़ी। दूसरी चीज क्या है, विंध्य में 19 में से 18 सीटें बीजेपी। हाँ, तो विंध्य में हमारा कोई ऐसा नहीं था प्रभावशाली। कैसे नहीं थे? अजय सिंह जी थे। अजय सिंह जी खुद ही इलेक्शन को उनको दिक्कत कर गई थी, लूज कर गए। हाँ, वो हार गए थे। हाँ जी, हाँ। तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, अब यहाँ नेताओं में आप कद की अगर तुलना करें तो कद के हिसाब से कैसे होगा? जो सबसे ज्यादा सीटें लाया वो नंबर 1 पे होना चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक चीज, नहीं होना चाहिए कि नहीं? प्लस कांग्रेस की वोट भी है, उसके पहले तो ऐसा नहीं था कि मैं कह तो रहा हूँ, इसके पहले कांग्रेस ग्वालियर डिवीजन में कांग्रेस की सीटें नहीं जीतती थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ही कहलाएगी ना, कमलनाथ थोड़ी कहलाएंगे अकेले। हाँ, तो कमलनाथ जी का ये छिंदवाड़ा में कमलनाथ की अपनी पर्सनालिटी जो कांग्रेस जीतती तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या अब इस बात का राहुल जी को भी मलाल है कि एक बेवकूफ़ी के कारण जो है वो सरकार चली गई अच्छे बड़े राज्य? हाँ, उनको लगता है कि अच्छे आदमी थे, उनके ग्रुप में थे, उनके दोस्त थे, और राहुल जी का अपना ग्रुप था, नए ग्रुप के लोग, एज के लोग। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बीजेपी ने उनको जो भी आश्वासन दिया हो, जो डील की हो, बीजेपी अपनी डील पर खरी उतरती है या पार्टी में बुला लेती है आदमी को, उसके बाद डील पूरा नहीं करती? अब ये देखिए, ये तो पता चलेगा 1977 से लेके मैं आज तक बता रहा हूँ। भंवर सिंह पोरते, बालेंदु शुक्ला, रमेश सक्सेना, उसका राकेश चतुर्वेदी, जो बीजेपी में गए सब वापस कांग्रेस में आ गए। चलिए, अब सिंधिया जी कब तक रहेंगे अपन आज नहीं कह सकते। मुझे ये बताइए कि बीजेपी डील पूरा करती है या नहीं करती? अब मैं अभी नहीं कह सकते, अब 1 साल तो हो गया मंत्री में सिंधिया जी सेंटर में। नहीं, पर देखिए अगर मंत्रियों की बात हो, उनके मंत्रियों को वही विभाग दिए गए जो वो चाहते थे। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आप लोग कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हुई? उनके ग्वालियर डिवीजन में सारी पोस्टिंग उनके हिसाब से हुई, 6 मंत्री बनाए कांग्रेस ने, उनके चेयरमैन। तो उन्होंने कहा था कि इनको अतिथि विद्वानों को नियमित कर दो, तो फिर क्यों नहीं किया था? ऐसी चीजें में देखना, बजट वगैरह देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है सब ऐसे कहना बात अलग होती है। नेता आदमी कह देता है, सीएम कमलनाथ जी थे, देखना पड़ता है फाइनेंशियल क्या। तो ऐसे तो नेताजी ने आपके कह दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख का, नहीं हुआ। नहीं, देखिए 10 दिन में कमलनाथ जी ने खुद ने स्वीकार कर लिया करी न्यूज़ 80 पे कि हमने आदेश किए थे, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा सब। बहुत बढ़िया। नहीं, पर आप ये नहीं मानते कि कांग्रेस को इनसे नुकसान होता है? ऐसी घोषणाएं क्यों करना, और करना है तो पहले ही दिन से। आज भी आपने देखा होगा सदन में कांग्रेस जो है वो यही बात उठा रही थी और सरकार से ये कह रही थी कि आप बताओ, आप किसानों का कर्जा माफ करोगे या नहीं करोगे? अब इसके पहले शिवराज सिंह जी ने कर्जा माफ किया, उसमें लोन कट गए लोगों के, तो किसी को 52 रुपए मिले, किसी को 70 रुपए मिले। हाँ, सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके ही नेता आज सदन में ये बात उठा रहे थे जी, चाहे जीतू पटवारी हो या बाकी के अन्य नेता हो, सबने ये बात उठाई जी कि साहब कर्जा, कुणाल चौधरी हो, इन्होंने कहा कि साहब कर्जा माफ करेंगी सरकार बीजेपी की, नहीं। हाँ, तो संसदीय कार्य मंत्री ने ये पूछा था जी कि कांग्रेस शुरू से कहती आ रही है हमने 2 लाख का कर्जा माफ कर दिया, तो जब तुमने माफ कर दिया तो हम क्या माफ करें? नहीं, तीसरी किस्त देंगे कि नहीं? 2 किस्तें कांग्रेस ने दी। तीसरी किस्त की नहीं। आपसे जब भी पूछा जाता है कि किसी आपके प्रवक्ता से, नेता से कि आपने 2 लाख का कर्जा माफ किया, तो आप कहते 2 घंटे में कर दिया था। नहीं, हाँ, तो ऑर्डर तो कर दिए थे, तो लीजिए, सबसे पहले आदेश तो सुन लीजिए। वो कह रहे हैं आपने 2 घंटे में कर्जा माफ कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे जी? नहीं, आपके पापों को बीजेपी क्यों धोए, वो ये कह रहे हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, वो अपनी घोषणाएं पूरी कर रहे हैं। और कमलनाथ जी हमारी बात छोड़ रहे हैं क्या? हमारी बात छोड़े, कमलनाथ जी उनका अनुसरण कर रहे हैं? नहीं, अनुसरण नहीं कर रहे, पहले वो अपनी घोषणा पूरी कर रहे हैं। 15 साल सत्ता में रहे, मैं आपसे अभी 1 साल फिर हो गया। मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि देखिए आज जो सदन में दृश्य उपलब्ध हुआ जी, बार बार कांग्रेस ने पिछले मैं मतलब फरवरी से देख रहा हूँ, सारी जितनी प्रश्नोत्तरी है विधानसभा का प्रश्नकाल, उसमें आपके विधायक घुमा फिरा के एक ही बात पूछ रहे हैं, कर्जा 2 लाख का माफ कब तक करेगी सरकार जी? वो कह रहे हैं कि जब आपने कर ही दिया तो हम क्यों करेंगे, और हमारी घोषणा थोड़ी थी कि हम 2 लाख करेंगे, ये तो घोषणा करी थी आपने। आपका नेता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो तो राहुल गांधी, उस समय उन्होंने उंगलियों पे गिन के कहा था 1 2 3 10 में दिन में नहीं हुआ कर्जा माफ 2 लाख का तो मुख्यमंत्री हटा दो। हाँ, नहीं तो ये कहा था ना, फिर टाइम लगता है नीचे। अरे भाई साहब सुनिए, कहा था ना
नहीं, हाँ नहीं कहा था ना, तो उसमें दिक्कत क्या है। राहुल जी को उस समय पता नहीं था जी। कि हमारे यहाँ बिरले लोग बैठे हुए हैं, मेरी नहीं सुनते तो वो किसकी सुनेंगे क्या ना, ऐसा ही कुछ था क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर गवर्नमेंट को दिक्कत पड़ती है, अरे नेताजी समय क्या सुन लगता रहे है, हैं? टाइम आप लगता सुनिए है ना, ऐसा थोड़ी है। इमरती देवी को आइटम कह दिया कमलनाथ जी ने, उससे क्या हो राहुल गया? गांधी ने कहा कि भैया माफी मांग लो, उन्होंने कहा नहीं मांगूंगा, ये अब उसके बाद उनकी इमरती राय देवी है। हार के क्या करोगे आप? अरे तो हार गई तो आप कुछ भी अब तो कहोगे क्या उनको? अब तो मंत्री भी नहीं रह गई। अरे सुन तो लीजिए, कुछ भी कहोगे वो क्या कहते आप मैंने, किसी एक महिला कमलनाथ जी को? कहते मैंने आइटम उस हिसाब से खाई अरे नहीं। भाई साहब सुन तो लीजिए, उनका क्या? आइटम क्या कहा, अब आज का छोड़िए, जी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था ना, हाँ जी हाँ। कांग्रेस के मंच से उन्होंने बोला कि अभी ये मत समझना मेरी जवानी चली गई, महिलाओं के बीच में बोल रहा आप। हाँ नहीं वो तो एक चीज है, बोल क्या दी, उसमें चीज क्या है है? भाई ये? जुमला था, उसमें क्या दिक्कत है? जी हाँ। क्या कहेंगे दिनेश जी आप, ये मतलब बड़ी हास्यास्पद बात है। कांग्रेस अपनी ही बातों का खंडन करती है, अपनी ही वायदों का खंडन करती है और अपनी ही बातों का मजाक उड़ाना चाहती है। कांग्रेस ने, एक तरफ वो लोग कहते हैं कि हमने कर्जा माफ़ कर दिया, दूसरी तरफ सदन में भाजपा से पूछते हैं कि कर्जा कब माफ़ करेंगे। ये स्वयं में अपनी बातों का खंडन है, दूसरी अपने विश्वास का खंडन है। दूसरी बात, कमलनाथ जी इतने वयोवृद्ध हो गए, मेरा ख्याल 80 साल के लगभग उम्र है उनकी। नहीं है, 80 नहीं है, 74 साल, 74 भी नहीं है, नहीं 74 तो है। 72। अब आप उनको 16 साल का मत मान हाँ। लीजिए। हाँ। 73 साल के करीब भी आदमी अगर पहुंच जाता है तो वो वानप्रस्थ की अवस्था में होता है, और वो मंच पर महिलाओं के बीच में इस प्रकार की बातें करें तो ये एक हास्यास्पद बात है। एक वरिष्ठतम नेता जिसको बहुत गंभीर होना चाहिए, आयु के और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के बात करना चाहिए, महिला लिंग भेद से ऊपर उठकर, आयु भेद से ऊपर उठकर बात करना चाहिए, वो इस तरह की बातें करें तो ये एक उनकी ये तो एक तरह कांग्रेस से कह रही है कि इसमें गलत क्या है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दंड लगा रहे थे वहां पर। ये अपरिपक्वता है ही कहूँगा मैं उनको, ये इमेच्योरिटी है, पॉलिटिकल और सोशल इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं ना वो, क्या फिट कितने हैं वो। हाँ, वो फिट कितने हैं, वो 5 मिनट बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर दिखा दें तो मैं, आप जो कहेंगे वो कर लूँगा। नहीं नहीं जब वो 5 मिनट बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर नहीं दिखा सकते, नहीं ऐसा तो नहीं अब वो कहते हैं कि वो फिजिकली फिट है। तो ये एक अवसाद की बात है प्रदेश के लिए। इसीलिए शायद इन्हीं सब बातों से दुखी होकर राहुल गांधी जी ने कहा होगा कि ज्योतिरादित्य जी यहाँ होते तो उनके लिए, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होता। अब वो किसी प्रकार का प्रलोभन दें उनको या अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें, वापस बुलाने का प्रयास करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस की शून्य जैसी स्थिति है, नेतृत्व विहीनता आ गई है, और जो नेतृत्व है थोड़ा बहुत वो अपरिपक्व नेतृत्व है। अभी लोकल के इलेक्शन हो गए, सब सामने आ जाएगा। राकेश जी, अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर राहुल जी ने ये कहा कि साल भर बाद हो सकता है या अभी जो है वो ज्योतिरादित्य जी सीएम बन गए होते, कांग्रेस में होते जी। अब मैं राजस्थान की बात करूं तो वहाँ भी लगभग 2.5 साल होने जा रहा है। हाँ तो उनको चांस तो दे दें। सचिन पायलट जी को बनाने की हिम्मत जुटाएगी कांग्रेस, या जैसे ही बनाया तो पता चला वहाँ से अशोक गहलोत जी ने किनारा कर लिया, ऐसा नहीं तो नहीं हो नहीं जाएगा? ऐसा नहीं होगा, अशोक गहलोत ऑर्गेनाइजेशन सेंटर में जाएंगे वापस, आ जाएंगे, कुछ वहाँ गदर तो नहीं मचेगा? नहीं, नहीं तो नहीं, वहाँ कुछ सरकार नहीं। गिर पड़े, फिर नहीं, आप नहीं। कहोगे बीजेपी ने कराया। अब ऐसा है, देखिए अब खरीद फरोख्त में कौन बिकेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। तो ये जो आपके यहाँ अभी बिकाऊ माल अभी है कुछ के सब आपने सोल्ड कर दिया है कुछ? बिकने का तो कौन किस तरफ वाला बिक जाएगा, कोई गारंटी किसी की नहीं है। देखिए ये तो ये बिकने खरीदने की मतलब आपने आप ही की तरफ से स्ट्रेटेजी शुरू होती है या बीजेपी की तरफ से? जब बीजेपी तरफ से हुई शुरुआत, नहीं, शुरुआत तो आपने करी थी। विंध्य के 2 विधायक थे, जी हाँ। नारायण त्रिपाठी और शरद कौर जी। सबसे पहले आप ही ने इनको ऑफर दिया और वो एक ऐसे विधेयक में चले गए आपके साथ जिसके लिए बीजेपी ने डिवीज़न ही नहीं मांगा था, यानी मतदान ही नहीं मांगा था, उस पर भी आप उनको साथ ले गए। और सुन लीजिए, अभी जो इंटेलिजेंस की यहाँ रिपोर्ट आई मध्य प्रदेश में जी, वो तो और चौंकाने वाली है जी। कांग्रेस की तरफ से अभी विंध्य के 18 विधायकों को आपने प्रलोभन दे दिया कि भाई अगर आप लोग आ जाओ तो हम 18 के 18 मंत्री बना देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब गलत है। तो ये बात बीडी शर्मा जी तक किसने पहुंचाई? अब वीडी शर्मा जी बोलते रहते हैं, उनने बीच में कह दिया था जनसंपर्क में घोटाला हो गया, तो हुआ है, वो तो कह रहे हैं। नहीं तो हुआ तो क्या हुआ, क्यों नहीं कराई, जहाँ सरकार उनकी है, बताइए साहब दिनेश अध्यक्ष जी, हैं, एमपी हैं, क्या हुआ आज तक? बताइए दिनेश जी। नहीं, देखिए वीडी शर्मा जी ने कहा है तो निश्चित रूप से किसी आधार पर कहा होगा, उसका कोई तथ्य रहे होंगे और वो उनकी जानकारी में दस्तावेज भी पेश किए थे। हाँ, तो अब उसके ऊपर जांच होना चाहिए। तो ये देखिए अब पीएमटी का जिन्न फिर से बाहर आ गया, 10 लोग टॉप कर गए पीएमटी में, अब 1 से नंबर है, बताइए आप। अभी विषय पे है, पार्टी की अभी अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ जैन साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, विंध्य के अगर 18 विधायकों को प्रलोभन मिल रहा है सीधे तौर पर
कांग्रेस की तरफ से, ये क्या आपको नहीं लगता कि ये आपका जो सिस्टम है जिस तरीके से, उसमें कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश कर रही है? आप उजागर क्यों नहीं करते नाम? कांग्रेस तो शुरू से सेंध लगाने की कोशिश करी है। सत्ता के बिना कांग्रेस का अस्तित्व ही मिट सा जाता है। सत्ता के लालच में वो कुछ कितना भी उनका पतन कांग्रेस पार्टी का हो सकता है, इसके लिए वो सेंधमारी कर रहे हैं बिंदे में, लेकिन वो होगा नहीं। अभी जैसे चतुर्वेदी जी ने स्वयं स्वीकार किया कि कितने लोग कभी खरीद फरोख्त चल रही है, कितने लोग बिकेंगे कांग्रेस में से, कहा कांग्रेस नहीं कह रहा मैं तो सब। तो अभी आपने स्वयं इसको स्वीकार किया कि बिंद में जो है वो सेंधमारी हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई भी विधायक कांग्रेस के साथ जाएगा। ये बिल्कुल आप निश्चित माने, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आना लगभग असंभव है। या मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी कि जिस तरीके के हालात आप देख रहे हैं और कांग्रेस में कोई जिसको कहें एक मत नहीं है, आप सदन देख लीजिए, सदन के बाहर देख लीजिए। नहीं देखिए, ये तो हर पार्टी में होता है। बीजेपी में भी गोपाल भार्गव जी अलग भगते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी की अलग लाइन है, शिवराज सिंह जी की अलग लाइन है, सबका अपना अलग अलग है। हमारे यहाँ कोई किसी की लाइन नहीं है, सब अनुशासनबद्ध है। मामले में ऊपर से हाई कमान के या जो भी अनुशासन की डिमांड होती है वो उसके अनुसार। चलिए, अगर आप ऐसी बात है दिनेश जी, तो फिर उमा जी को लेटर क्यों लिखना पड़ रहा है कि शराबबंदी कराइए आप? देखिए, उमा जी लगभग राजनीतिक रूप से विरक्ति उनको हो चुकी है और वो इस समय सोशल रिफॉर्म पर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। अगर आपने देखा हो, कह रहे हैं गुजरात में भी ऐसा ही है। एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग करके वो सोशल रिफॉर्मेशन में और रिलीजियस रिफॉर्मेशन में ज़्यादा उनका ध्यान रुचि है। तो उस दृष्टि से वो समाज के उद्धार की दृष्टि से शराबबंदी की डिमांड कर रही हैं, जो कि एक स्वागत योग्य डिमांड है। गांधी जी ने भी ऐसा ही कहा था और हमारे समाज की, हमारी संस्कृति में बहुत से लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं। क्या शिवराज सरकार ये साहस जुटा पाएगी? क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है वो कि उससे जो राजस्व प्राप्त होता है शराब से, वो कंपनसेट करना फिलहाल शिवराज सरकार के बस की नहीं है, तो वो तो नहीं लगा रहे हैं रोक इस तरीके की। शराबबंदी के आर्थिक पहलू के अलावा और भी कई पहलू हैं जो जिन राज्यों में पहले शराबबंदी हो चुकी है, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में, वहाँ उसको कितनी सफलता मिली है या कितने प्रतिशत लोगों में वास्तव में शराब पीने की आदत पे प्रतिबंध उन्होंने लगाया है या नैतिक रूप से सुधरे हैं, ये सब एक मतलब सर्वेक्षण का विषय है और उसको सर्वे करके उसके आर्थिक पहलू को भी निश्चित रूप से बहुत महत्व दिया जा सकता है। क्योंकि आपने जैसा बताया, अभी कोविड के कोरोना काल से उस विभीषिका से समाज अभी, राज्य अभी उभरा है, तो आर्थिक दृष्टि से भी समाज विकास के काम ना रुकें, समाज और राज्य सही तरह से पटरी पर चले, उस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि उमा जी का जो भी प्रस्ताव है या जो उनका पत्र है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और शराब बहुत से परिवारों के पतन का कारण बनती है, तो उसको उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, तो आपको नहीं लगता कि ये बयान ऐसे समय आया है जब शिवराज सरकार आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रही है कि कहीं से भी पैसा अच्छा हो तो कम से कम राज्य की जो विकास की योजनाएं वो चल पाएँ? अगर शराबबंदी की बात तेज़ी से उठेगी और मान लीजिए कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है, तो आपको तो दिक्कत होगी उससे? नहीं, अब इसमें ये देखा जाना चाहिए कि अल्टरनेट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, वैकल्पिक स्रोत जो हैं आय के, राज्य का आर्थिक रूप से पिछड़ ना पाए, विकास के काम रुक ना पाए, तो वो सब देखने की बात है। मैं समझता हूँ कि उमा जी के प्रस्ताव को भी ध्यान में रखते हुए बाकी सभी चीज़ों को देखा जाना चाहिए और अगर यथासंभव हो सके तो राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने 2018 के घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव में कहा था कि आप शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आपने तो और जिसको कहें शराब की दुकानों को बढ़ाने की बात और ठेके बढ़ाने की बात, ये सब और कर दी, और तो और वो महिलाओं के लिए अलग से दुकान खोलने की बात। उसमें ये था कि दो चीज़ होती है कि चोरी की शराब जो कच्ची बनाते हैं लोग, वो बंद हो बिकना, इस कारण से आपसे ऐसी तैयार की थी उस टाइम पे। और इसलिए वैसे बात सच है, जैसे हमारे आदरणीय जैन साहब भी कह रहे हैं कि बड़ी रेवन्यू मिलती है शराब से, तो बहुत आसान काम नहीं है उसको आप
तो घोषणा पत्र में आपने ऐसी चीजें क्यों और लिखी? आप कौन तैयार नहीं कर नहीं रहा एक था चीज ये बताओ, घोषणा आप पत्र? बिहार वगैरह में जब बंद करी ना, वो बगैर की स्टेट से नहीं, लोग वो खरीद के ठीक लाने है, लगे आपका तर्क सही और है। ज्यादा रेट पे मिलने लगी। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि फिर घोषणा पत्र में ऐसे लिखे क्यों आपने? 943 वचन लिख दिए थे उसमें, हमारी रोज एक वचन पूरा कर रहे थे, अगर तो भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है अगर सरकार की, तो फिर इसको धीरे से वो करते हैं हम लोग। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। तो ये मतलब जो आप वचन पत्र बनाते हैं, वो 5 साल के लिए होता है। नहीं, अरे 5 या 10 साल में भी नहीं खत्म कर पाते। नहीं तो बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको बता रहा हूँ 943 घोषणाएं थी। एक साल के लिए नहीं होता, आप सुन तो लीजिए, उसमें से पूरी भी करी है, ऐसा नहीं है। तो जो पूरी करी है उनका हशर आपने देखा ना, क्या ये बजट ही नहीं है, अब पूरी हो गई वो सब। आपने कहा कन्यादान योजना 26,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया, वो न 26 मिला न 50। वो लड़कियां जो हैं वो आज तक अपने घरों में जो है वो ताने सुन रही हैं। देखिए हमारी सरकार 11 महीने रही तरीके से। हाँ, एक महीना आपका 2.5 महीना उसमें निकल गया आचार्य संहिता में, एक करीब कहते हैं हमारा उसमें निकल गया लोकसभा। ये तो बहानेबाजी नहीं, है, आप बहानेबाजी भी समझते हैं। कोई भी शुरुआत दलाली में तो नहीं इतना टाइम लग रहा था, दलाली वो तो रोज चल रही थी। वो बैठा हुआ था वहाँ, 2 लोग बैठे थे ना आपके पर। और अभी ये जो 3,000 ट्रांसफर हुए इस बार क्या बोलोगे आप? अभी 3,000 ट्रांसफर तो बोल तो रहे हैं हम। नहीं तो बोलो, उठाओ ना इन चीजों आप बोलो ना, तो उस बारे में भाई हम कह रहे हैं आप उठाओ ना। नहीं उठाई ना हमने, तो आप उठाते क्यों नहीं? नहीं हमने उठाई उस बारे में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी विषय वस्तुओं को कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उठाते क्यों नहीं है? नहीं हमने तो उठाई बिल्कुल। तो आप बताएं सदन में उठाया क्या? आपने बैन लगे में 3,000 कर दिए। तो लीजिए, 1 अप्रैल से आपने फिर बोल देंगे बैन। तो रहा हूँ, अभी तो विधानसभा चल रही है, रोज आप उठाओ उस इशू को और बताओ। बजट पे चर्चा भी चल रही है अभी तो। नहीं अभी विधानसभा में कर रहे हैं हमारे यहाँ से लोग, ऐसा नहीं है बराबर है भाई, कर रहे हैं। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि सीधी की बस दुर्घटना हो जाती है, 60 लोग मर जाते हैं उसमें, बेचारे निरीह लोग। आपका नेता प्रतिपक्षी गायब सदन से जिस दिन स्थगन। नहीं थे, दूसरे लोग कर रहे थे उसमें। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, इतना अच्छा संख्या बल होते हुए विपक्ष की भूमिका बिल्कुल नगण्य जैसी नजर आती है सदन में। चलिए आज ही बता दीजिए, बजट पे आज चर्चा चल रही थी, आज थे क्या नेता प्रतिपक्ष? कमलनाथ जी आज नहीं, आज व्यस्त हैं। काय में व्यस्त हैं? मीटिंग हम लोगों की नगर निगम की मीटिंग में चल रही है। ये बाद में नहीं हो सकते, कल से तो छुट्टी लगी रही है, आपको पता ही है। कल से 14 तारीख तक फिर छुट्टी है। लोग कांग्रेसी नेता खासतौर पर जो आपके सचेतक हैं, मुख्य सचेतक डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी परेशान हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन क्या करके निकल गया कहाँ से। भाई मुख्य सचेतक वो हैं और उनको पता नहीं रहता कि कैसे प्रदर्शन करना है। उन्हीं ने पहले ही दिन कहा कि साहब समझ में नहीं आ रहा कि साइकिल पे प्रदर्शन करने जाना है या गधे पे चढ़ के जाना है। अब पार्टी ने तय किया, बता दिया उनको भी। तो अभी ऐसे मत करो ना, आपके इतने सीनियर नेता को बता नहीं रहो। आज ही सदन में वो खड़े हुए थे और पीछे से बहिर्गमन हो गया। ये क्या हो रहा है, इस पे बताएंगे थोड़ा सा? अब वो तो विधानसभा में क्या हुआ मेरे को नहीं पता, अंदर विधानसभा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए क्या है, विपक्ष में आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं जनता को जी। अगर आप सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे तो गलत संदेश जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है भाई। आप मंच से छाती ठोक के कह रहे हो कि जवान है जी, तो जवान है तो जनता के संघर्ष के लिए लड़ो। नहीं बिल्कुल अभी किया हम लोगों ने और करेंगे आगे, तो करेंगे तो नहीं। कल भी महिला कांग्रेस ने रैली निकाली है। आज सुन लीजिए आप जी। आज SC ST के जो छात्र हैं उनको छात्रावासों में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं मिल रही जी। आपके कांग्रेस विधायक हैं फुंदेलाल मार्क जी, वो एक एप्रिल पहन के आ गए जी और सदन में, और उन्होंने अपना विरोध भी जताया और बाद में गांधी जी की प्रतिमा के सामने आके उन्होंने प्रदर्शन भी किया जी। सारे कांग्रेसी निकल के नहीं आए उनके साथ। जानकारी नहीं रही होगी उन लोगों? नहीं, जानकारी तो थी जी। कई जो बेचारे मतलब सदस्य हैं उन्होंने उठाने की कोशिश की जी। सब निरंतर बोल रहे थे कि भाई ये अन्याय हो रहा है, सारी चीजें हैं, तो भाई उसी को प्रदर्शन को थोड़ा और मजबूती मिल जाती, बल मिल जाता। अब उनकी उन लोगों से चर्चा हुई नहीं हुई, ये मेरे को जानकारी नहीं विधायकों से उनकी। तो आज अभी जैसे अभी आपने व्यापक का घोटाला उठाया जी, ये भी उठाया था डॉक्टर गोविंद सिंह ने शून्यकाल के दौरान जी, उस पर भी एकजुट नहीं हुए सब। अब विधानसभा के अंदर का मामला है, वो उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो बाहर ही कर लीजिए ना। चलिए विधानसभा बाहर तो हम लोग कर रहे हैं, किसानों को लेकर किया, प्रदर्शन नहीं हो रहा। महिलाओं ने कल किया, महिला दिवस महिला कांग्रेस ने
मैं बताता हूँ ना, दिग्विजय सिंह जी जो है वो खाट लेके घूम ही रहे हैं जगह जगह। हाँ नहीं, उनने वो तो खैर उनका गैर राजनीतिक मंच है वो। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो कर रहे हैं ना कुछ ना कुछ तो। हाँ जी हाँ। तो बाकी के नेता क्या कर रहे हैं? नहीं बाकी का अपने सबका अपना अलग काम धंधे में लगे, क्या करना आपके भूमिका है, अलग अलग देखेंगे ऐसा है? प्रोपोगंडा हम लोग कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। मैं समझता हूँ कांग्रेस के अधिकांश लोग जो हैं वो सुविधा भोगी हो चुके हैं, विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा सकते हैं, सिर्फ इनको सत्ता का वो पड़ा हुआ है। और लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण होती है, जनता उसको भी पूरी तरह से कंसंट्रेट करती है, देखती है और ध्यान रखती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और वाकई लोकतंत्र की खूबी यही है कि सत्ता पक्ष अगर कोई गलती करे तो विपक्ष उसको आईना दिखाए और उसको कटघरे में खड़ा करे और उस गलती का एहसास उसको कराए। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरीके का सिस्टम है उसमें क्या विपक्ष की बात पूरी तरह से सुनी जा रही है? क्योंकि विपक्ष के जो सदस्य हैं वो ये भी आरोप लगाते हैं कि साहब उनकी बात जो है पूरी सुनी ही नहीं जाती। वो कोई आंदोलन प्रदर्शन करते हैं तो उसको कोई महत्व ही नहीं मिलता। परंतु यहाँ थकने हारने वाली भी बात नहीं है। अगर निरंतर संघर्ष करेंगे तो राह तो मिलेगी। और छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ आई तो उसका एक कारण भूपेश बघेल जैसे नेता भी हैं, जिन्होंने पूरी मेहनत से एकाग्र होकर, एक चित्त होकर जनता के हित में काम किया। और मध्य प्रदेश में अभी भी कांग्रेस गुटों से उबर ही नहीं पा रही है। और शायद यही वजह है कि जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो अब बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम हाई कमान इस बारे में देखे, बजाय इसके कि सिंधिया जी कहाँ चले गए और उनके रहने न रहने से क्या फ़र्क पड़ा है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सच खबर।